Hello students, welcome back. This is Manish Pawar and you are watching CBL. First of all tell me कैसे हैं आप लोग? All well? Great. So आज हम लोग बात करेंगे अपनी 11.1 के बारे में, जिसका इंट्रोडक्शन, जिसका थ्योरेटिकल पोर्शन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था, राइट? जहाँ पर मैंने बेसिक आप लोगों को बताया था कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है, किस किस तरह की क्वेश्चन हमारे पास आएंगे, कौन से श्योर हैं कि किस किस तरह के श्योरली एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ये मैंने आपको बताया था। जहाँ पर जनरली एक लाइन सेगमेंट को हमें किस तरह से डिवाइड करना है किसी पर्टिकुलर रेशियो में, या कोई ट्रायंगल हमें गिवन है जिसके मेजरमेंट्स आर गिवन टू अस, उसके स्केलिंग में कोई दूसरी ट्रायंगल बनानी है, लाइक उसके 2/3 टाइम्स कोई ट्रायंगल हमें ड्रॉ करनी है, या 3:4 में कोई ट्रायंगल ड्रॉ करनी है, तो इसे हम स्केलिंग ही तो बोलते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में किया था। तो ये लगाओ कि उसी पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं, विच वी आर गोइंग टू सॉल्व इन 11.1। बहुत ही आसान है, और ये लगा लो कि जिस तरह से सर्कल्स आपका था, एक्सक्यूज मी, जो आपका लास्ट चैप्टर 10 था वो भी बहुत इजी था। 10.2 उसकी बहुत आसान थी, 10.1 तो खैर थी ही थी, 10.2 में कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे, आई टोल्ड यू। तो जिस तरह से जो चैप्टर 10 हमारा बिल्कुल इजी था, जिसके बिल्कुल फ्री के मार्क्स थे, उससे भी ज़्यादा फ्री के मार्क्स आपके इस चैप्टर से हैं। बहुत ही ईजी है, बस ध्यान से समझना है कैसे कंस्ट्रक्शन करनी है, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर। लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा ध्यान से। In each of the following give the justification of the construction also। सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखेंगे कि आपको हर सूरत में कंस्ट्रक्शन, जो आपका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, वो आपको लिखने ही लिखने, भूलेंगे नहीं आप। हर जगह पे आपको अपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने ही लिखने हैं, ठीक है? जो कि आप लोग अपना लगभग 5th 6th से आप लोग सीखते हुए आ रहे हैं। तो अब ये समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, 10th में आप लोग आ चुके हैं कि सर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखते हैं, वो आप खुद लिख लीजिएगा, वो इजी है, आपको पता भी है, राइट? लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कहते हैं ये, सुनिएगा ध्यान से। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8। मेजर द टू पार्ट्स। आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ है 7.6 सेंटीमीटर, और उसे आपको 5:8 के अनुपात में या इस रेशियो में आपको डिवाइड करना है। थियोरेटिकल सेशन में ये चीज समझाई गई थी, देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक अ लाइन सेगमेंट, एक्सक्यूज मी, जिसकी लेंथ है 7.6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला स्टेप जो आपका होगा वो होगा कि आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसमें नेमिंग नहीं गिवन, तो हम नेमिंग अपने हिसाब से ले लेंगे। लेट अस सपोज दिस इज AB, जिसकी लेंथ है 7.6 सेंटीमीटर। ये आप लाइन के ऊपर मेंशन करेंगे कि हमारी जो लाइन है, जो लाइन सेगमेंट है, इसकी नेमिंग करेंगे। पहले लेबलिंग A और B आपका हो गया, फिर लिखेंगे दिस इज 7.6 सेंटीमीटर। बात बच्चों वाली है, बट ये इंपॉर्टेंट है। 10th में होने के बावजूद भी ये गलतियां हम लोग करते हैं, जबकि 5th 6th से समझाया जाता है कि आप नेमिंग भी करेंगे, ऊपर जितनी उसकी लेंथ है मीटर में, सेंटीमीटर में, वो आप मेंशन करेंगे। ध्यान रखिएगा प्लीज। उसके बाद डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8। पहला काम हो गया, अब इसे 5:8 में डिवाइड करना है। अब आप क्या करेंगे, अपना A एंगल पे एक A पॉइंट पे एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करिए। क्या करेंगे, एक एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल पता है ना? तो अपना ड्रॉ करना हमें आता है। टेकिंग A एज सेंटर, ये आग लगाएंगे और यहाँ पे कट करेंगे, यहाँ पे रख के कट करेंगे, यहाँ पे रख के इस तरह से कट करेंगे, और ये हमारे पास जो लाइन आएगी नीचे की तरफ, ये हमारे पास एक्यूट एंगल की लाइन आ गई। डन। इन्होंने कहा है 5:8 में, तो सर हमें 5:8 में करना है। टोटल पार्ट्स कितने हो गए, 5 + 8 13, टोटल 13 पार्ट्स बन गए। तो आप एक पर्टिकुलर लेंथ के 13 पार्ट्स A से कट करना स्टार्ट करेंगे ऑफ सेम लेंथ। या तो जितना आपका कंपास यहां खुला हुआ था उतना ही खुला रखें, ठीक है? एक्यूट एंगल सभी को ड्रॉ करना आता है। एक्यूट एंगल A को सेंटर लेके हम लोगों ने इसको पॉइंट लेके, सेंटर लेके यहां पे नीचे की तरफ ड्रॉ कर दिया। ये लाइन हमारे पास उसी की आई हुई है, ये लो इतनी आ गई। इसको टोटल किया, टोटल पार्ट्स कितने, 13 हो गए। 13 पार्ट्स होने के बाद मैं ये कह रहा हूं कि या तो आप एक काम करो, जितना कंपास अभी आपका खुला हुआ उतना ही खुला रखो, या फिर सेम लेंथ का आप बाद में चेंज नहीं करना है, उसी लेंथ का आपको रखना है। मैंने अपना कंपास लिया, जितना खुला हुआ था उतना ही खुला रखा। पहले लगाई आर्क नंबर 1, आर्क नंबर 2। टोटल कितनी आर्क्स लगाएंगे आप? टोटल 13 आर्क्स लगाने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13। ठीक है, नेमिंग जरूर करनी है। आर्क नंबर 1, आर्क 2, मतलब नेमिंग के हिसाब से, या इनको आप ऐसे भी कह सकते हो A1, A2, A3 एक ही बात है, दैट डजंट मैटर। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड योर 13। डन, परफेक्ट। अब आप क्या करेंगे सर, ये भी यहां पे लिख देता हूं। अब आप जो आपका लास्ट पॉइंट है विच इज 13, इसे आप स्टार्ट करिए उठाना और इसे सीधा आपका बी से ज्वाइन कर दीजिए। ध्यान से सुनना, ये बी से मैं सीधा आपका जो है ज्वाइन कर रहा हूं 13 के साथ। हो गया। इस 13 वाले को कुछ नाम दे दो, फॉर एग्जांपल ये बी है, इसे बोल दो बी डैश। तो अगले स्टेप में आपने क्या किया, सबसे पहले स्टेप में आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया, दूसरे स्टेप में आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो बता रहा हूं वो मैं आपको साथ साथ बोल रहा हूं जो आप लिखेंगे। सेकंड स्टेप में आपने एक्यूट एंगल बनाया। थर्ड स्टेप में आपने 13 एग्जैक्ट सेम लेंथ के आपने कट लगा दिए, आर्क्स आपने लगा दी। उसके बाद आपने जो लास्ट वाला पॉइंट था 13 था आपका, वहां से बी को ज्वाइन कर दिया, से दिस इज बी डैश, राइट। ओके, अब यू नीड टू चेक कि यहां पे एंगल कितना बन रहा है, यहां पर इस पॉइंट पर यहां पर कितना एंगल आपका फॉर्म हो रहा है वो आपको चेक करना है। चेक इट आउट कि सर कितना एंगल आपका बन रहा है। कंपास से मेजर कर सकते हैं, एंगल हमें बनाना आता है, हमें चेक भी करना आता है। तो जितना एंगल यहां पे बन रहा है ना, उतना ही एंगल आप बनाएंगे 5 के ऊपर। सर 5 के ऊपर क्यों? टोटल आपने किया 5 + 8 13, तो टोटल करने के बाद 13 पे हमने कट कर दिया। पहला पार्ट क्या है, 5 पार्ट है, तो 1 2 3 4 5। इस 5th पोजीशन पे इस पॉइंट को सेंटर लेके जितना एंगल ये बना है उतना ही एंगल आप यहां पे बनाएंगे। और यू कैन से, आप ये भी कह सकते हैं दूसरी भाषा में समझने के लिए, आपको इसी लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है फ्रॉम पॉइंट 5, इसके बिल्कुल पैरेलल। इसके पैरेलल क्या होगा, यहां पे बनेगी। तो दिस विल बी ऑलमोस्ट लाइक दिस, ये बनेगी आपकी। और पैरेलल कब बनेगी? वो पैरेलल तभी बनेगी जब जो एंगल मेरे पास यहां पे होगा वही एंगल मैं यहां पर ड्रॉ करूंगा। तो जितना ये है चेक कर लो कितना एंगल बन रहा है, उसी हिसाब से अपना लगा के आर्क लगा दो, उतना ही एंगल ऊपर की तरफ हम लोग शो कर देंगे। सिंपल, वेरी इजी वे। अच्छा, ये अब आपका नेमिंग कर लो। ये आपका कुछ भी दे दो, इसे सी दे दो, फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट इज सी, और ये आपका बोल दो ए डैश, जो आपका मन करे वो आप कह सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि सर मुझे एक बात बताइए, आपने जो ये नेमिंग्स की, आपने 5 किया, यहां पे 13 पे किया, इससे लाइन 5:8 में कैसे ब्रेक हुई? ए से सी तक टोटल कितने पार्ट्स हैं? 5 पार्ट्स हैं। अब गिनना शुरू करना, इस सी पॉइंट से लेकर आगे बी डैश तक कितने पॉइंट्स हैं वो गिनो। गिनो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वो राइट। फर्स्ट पार्ट 8 था, फर्स्ट पार्ट 5 था, सेकंड पार्ट 8 है, वही हम लोगों ने किया। ये रहा पहला पार्ट 5, ये रहा दूसरा पार्ट 8, उसी को हमने ये इसके पैरेलल ये ड्रॉ किया। तो सर ये हिस्सा 5 है, ये हिस्सा 8 है, हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई। एक इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट वी मिसअंडरस्टैंड, जो हम गलत समझते हैं वो क्या है, वो ये है, हमें ये लगता है कि सर ने ये बताया कि ये 5 सेंटीमीटर है, सर ने ये कहा कि ये 8 सेंटीमीटर है। चलो मान लिया आपने ये 1 सेंटीमीटर की आर्क लगाई भी है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपका ये 5 सेंटीमीटर है और ये आपका 8 सेंटीमीटर है, नहीं। इसका मतलब ये है कि जो टोटल लाइन सेगमेंट आपका 7.6 सेंटीमीटर है, दैट इज इक्वल टू 13 पार्ट्स, और उन 13 पार्ट्स को हमें 5 और 8 पार्ट्स में ब्रेक करना है। 5 पार्ट एक साइड, 8 पार्ट एक साइड, समझे? तो कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग इस तरह से हमें करना पड़ेगा। अब एंड में आप ये लिख सकते हैं कि ये आपका इससे इधर वाला, ये आपका 5, इसे यहां कह दो ये ए डैश है। तो हम कह सकते हैं कि सर ये वाला जो पॉइंट आ गया ना, ए डैश है, तो 5:8 मतलब 5:8, ये इस तरह से आपका ब्रेक हो गया। बोलो, समझ गए? क्लियर है ये चीज? यस और नो? अब इन्होंने क्वेश्चन में ये भी कहा है मेजर द 2 पार्ट्स। जब आप इन्हें मेजर करेंगे ना तो करके आप देखना, मैंने तो चलो ये क्वेश्चन किया हुआ है, आप मेजर करना। ये आपका आएगा 2.9 और ये आपका आएगा 4.7, और इतना ही आना चाहिए किसको, कि जिसका सही होगा टोटल ऐड करने के बाद इतना ही आपका आने वाला है, राइट? यस और नो? ठीक है सर।
चलें आगे। अब एक और चीज़, टोटल कितना था 7.6, इनको प्लस करोगे तो 7.6 से आएगा। 9 7 16 हासिल 1, 4 2 6 7, 7.6 आंसर विल बी सेम। उसके बाद इन्होंने कहा कि जस्टिफिकेशन भी देनी है आपकी कंस्ट्रक्शन की। जस्टिफिकेशन जो भी आप लोग करेंगे ना यहाँ पर इस एक्सरसाइज में या एक्सरसाइज जो आपकी नेक्स्ट होगी 11.2, दोनों ही जगह पे जो बेस है वो आप लोगों को आता है। व्हाट इज द बेस? पहला बेस ट्रायंगल्स का और दूसरा बेस सर्कल्स का, क्योंकि पहले वाली एक्सरसाइज में ये तो चलो बेसिक क्वेश्चन था, लाइन सेगमेंट को आपको डिवाइड करना था इसमें इतना दिक्कत नहीं आती है। जो ट्रायंगल्स वाले क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पे आपको अपना ट्रायंगल चैप्टर की प्रॉपर्टीज यूज़ करनी होंगी, जहाँ पे हमें ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करके बताना होगा कि कौन किसके इक्वल है, कहाँ पे क्या एंगल 90 आ रहा है, 90 नहीं आ रहा है, कितने कितने पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है, कौन किसके इक्वल है, कौन सिमिलर है। सर्कल्स वाला जो आपका आएगा जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज है, वहाँ पे सर्कल्स की प्रॉपर्टीज यूज़ होंगी सारी की सारी। सर्कल चैप्टर कर चुके हैं। सर्कल की प्रॉपर्टी आपका सेमी सर्कल में एंगल कितने का होता है, टेंजेंट्स इक्वल होती हैं नहीं होती हैं, टेंजेंट और रेडियस कितने एंगल पे होती है, तो बेसिक सी बातें वहाँ पे हमारे पास होने वाली हैं। तो जब इसकी बात अगर हम लोग करते हैं, इसे हम लोग जस्टिफाई करेंगे कि आपके इस रेशियो में ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोगों ने जो पार्ट्स यहाँ पे शो किए हैं, जो 13 पार्ट्स यहाँ पे शो किए, इनके बिहाफ पे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे और रिप्रेजेंट के साथ साथ वीगन से जस्टिफाई कैसे करेंगे? आप चले जाओ अपने चैप्टर नंबर 6 आपका ट्रायंगल्स, वहाँ पे चले जाओ। वहाँ पर एक थ्योरम समझाई थी मैंने बहुत डिटेल में, बीपीटी, याद है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो मुझे एक बात का जवाब दो, यहाँ पे आपका बीपीटी नहीं लग रही है? आपको यही तो प्रूव करना है कि आपका बी डैश आपका ए डैश सी के पैरेलल है। वो आपके पैरेलल होगी तो मतलब वो रेशियो किसके इक्वल आएगा? 5:8 के इक्वल आएगा। पैरेलल मतलब पैरेलल अगर हम लोग प्रूव कर दें तो बीपीटी क्या कहती है कि आपकी जो साइड्स हैं उन्हें जब मैं रेशियो में लिखूंगा दैट विल बी इक्वल टू 5/8, मतलब कि आपका AC अपॉन CB डैश दैट इज इक्वल टू 5/8। और वो किससे प्रूव कर देंगे? बीपीटी से। अब जिससे बीपीटी आती होगी वो आसानी से कर देगा, जिससे नहीं आती होगी थोड़ा परेशान हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं जो चैप्टर्स आपके जो पैटर्न बनाया गया है ना, वो बहुत सोच समझ के बनाया गया है कि फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स रखा गया, उसके बाद सेकंड चैप्टर में पॉलिनोमियल ही क्यों रखा, थर्ड में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल ही क्यों रखा, फोर्थ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों आई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थर्ड चैप्टर में क्यों नहीं रखा और लीनियर इक्वेशन को फोर्थ में क्यों नहीं लेके गए। ये स्टेप बाय स्टेप समझने वाली बातें हैं। चैप्टर 8 और 9 में पहले 8 को ही क्यों रखा गया, 9 को क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि पहले जब बेसिक समझेंगे ट्रिग्नो के उसके बाद उसकी एप्लीकेशन समझ पाएंगे, तो बहुत डीप चीजें हैं ये, राइट। सो इसीलिए हमने ट्रायंगल्स पहले किया ताकि स्टूडेंट्स को ये पता लग जाए कि ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी क्या है, थ्योरम्स क्या हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, वो तो चलो पहले भी पढ़ चुके हैं, यहां भी यूज करेंगे, आगे अभी आएगा। इसके अलावा सर्कल्स चैप्टर 11 पे रखा गया, इसको इससे पहले क्यों नहीं रखा गया? ताकि ट्रायंगल्स भी पता हो और सर्कल्स भी पता हो, दोनों की प्रॉपर्टीज जब पता होंगी तभी मैं यहाँ पे इसे यूज कर पाऊंगा, राइट। दिस वाज वेरी इजी। सो पहले क्वेश्चन पे बहुत टाइम लगा रहा हूं मेनली ये समझाने के लिए कि आपको क्या क्या पता होना चाहिए, और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने ही लिखने हैं। तो फिलहाल इतना ही सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट। टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।